डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताई थी, उसका स्टेटमेंट बताया था, प्रूफ बताया था और उस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी, एक्सरसाइज भी दी थी, आप लोगों ने की होंगी। आई होप दैट इसी कंटिन्यूशन में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉची इंटीग्रल थ्योरम आर टू डिफरेंट थिंग्स। सेम मत समझ लेना, दोनों अलग अलग हैं। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है वो भी बताऊंगा मैं, और कॉची इंटीग्रल थ्योरम आप पढ़ चुके हो कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैट जेड इज कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, देन वी कैन से दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी इज इक्वल टू 0। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम होता है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला आई हैव टू इंट्रोड्यूस extension of Cauchy integral theorem to multiple connected region। Cauchy integral theorem multiple connected region के लिए मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि इसका यूज होगा Cauchy इंटीग्रल फार्मूले में। तो देखिएगा ये क्या कहता है एक्सटेंशन इसका फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर between two simple closed curves C and C1, then line integral of fz along C is equal to line integral of fz along C1। और ये जो दोनों इंटीग्रेशन है प्रूफ में दे आर टेकन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो फिगर में देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ दो क्लोज कर्व हैं, एक आपका C और इसके अंदर है आपका C1। तो इसके बीच का जो एरिया है ग्रीन कलर से है, इस एरिया में ये रीजन आर कह दिया इसे, इसमें आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। ओके, देन वी कैन से दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सी इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग C1, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और सी जो कर्व है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हैं, और C1 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसे हम ज़रा प्रूफ करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, प्रूफ है फिगर में। देखिएगा कि इस ग्रीन रीजन आर में अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, देन बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग ए बी सी ए बी ए सी ए, ये लूप बन गया। देखिए डायरेक्शन देखिए ए टू बी, ये आपका सी बी ए एंड सी ए, ये लूप बन गया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग दिस लूप ए बी सी वन बी ए सी ए विल इक्वल टू 0। अच्छा, इस लूप को हमने ब्रेक कर दिया, जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें हम ब्रेक कर देंगे। कैसे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग ए बी प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग सी1 सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग C1, और C1 की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ क्लॉकवाइज लिख दिया, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ए, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग बी ए प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग C, और C की डायरेक्शन यहाँ क्या है एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल इक्वल टू 0। ये जो आपका लूप था इसे मैंने 4 सेक्शंस में तोड़ दिया। देखिएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग ए बी डी जेड, इसे हमने ऐसा ही रखा। तीसरा सेगमेंट है लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग बी ए, इसे कर दिया माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग ए बी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका सेकंड इंटीग्रल है इसे मैंने कर दिया, इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, क्लॉकवाइज है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है सेकंड और थर्ड इंटीग्रेशन की डायरेक्शन चेंज कर दी है। C1 आपका क्या था क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, माइनस कर दिया। आपका जो थर्ड इंटीग्रल था दैट इज द अलॉन्ग बी ए, मैंने इसे क्या कर दिया अलॉन्ग ए बी, इससे क्या हुआ साइन आपका माइनस का हो गया। तो देखिएगा फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल एक इक्वल हो गए हैं, आपके कैंसिल हो जाएंगे। इधर ये जो C1 इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग C1, इसे जब आप RHS में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग C इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलॉन्ग C1। ये आपका प्रूफ हो गया फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। इसमें कितने रीजन थे 2 रीजन थे हैं, अंदर आपका एक तो बाहर का कर्व था और अंदर आपका एक कर्व था।
ठीक है, तो एक रीजन था, क्यों नहीं, ये वन रीजन था। तो वन रीजन के लिए मैंने दिया है कि आपका जो कंटूर था सी, उसके अंदर आपका एक C1 सर्किल था या क्लोज कर्व था। तो हम कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सी इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग C1। इसी तरीके से इसे अगर मैं जनरलाइज करूँ, ये फिगर देखिएगा, अगर इस क्लोज कर्व सी के अंदर हमारे एन कर्व हैं, वी हैव एन कर्व्स, ये सी है, इसके अंदर पहले कितने कर्व थे, एक था C1, अब कितने हैं, C1 C2 C3 C4 Cn। तो हम क्या कह सकते हैं, और ये कर्व कैसे हैं, इफ़ ए क्लोज कर्व सी कंटेनिंग नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज कर्व C1 C2 C3 Cn, ये कैसे कर्व होने चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। और एफजेड कहाँ एनालिटिक होगा, जो आपका ग्रीन पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफजेड अलोंग C is equal to line integral of fz along C1 plus line integral of fz along C2 plus line integral of fz along C3 plus line integral dot 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 plus line integral of fz along Cn। यानी जिसके अंदर जितने भी रीजन होंगे, अगर एक होगा तो C1 रहेगा, C1 तक आ जाएंगे, आगे के नहीं लिखेंगे। दो रीजन होंगे तो एक रीजन और ऐड हो जाएगा, तीन होंगे तो C3 ऐड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम था फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए। अब आ जाइए, अपना टॉपिक है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एन ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, अगर एफ जेड किसी सिंपल क्लोज कर्व सी के अंदर या उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है एंड ए बी एनी पॉइंट इनसाइड सी या विद इन सी, देन वी कैन से दैट एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। ये मैं प्रूव करना है। तो देखिएगा फिगर क्या कह रहा है आपका, फिगर पहले हमने ड्रॉ किया है, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तो फिगर है, एक सिंपल क्लोज कर्व था सी, जिसके अंदर एफ जेड एनालिटिक था विद इन एन ऑन ए सिंपल क्लोज कर्व सी, और ए बी एनी पॉइंट इनसाइड सी, ए सी के अंदर कोई पॉइंट था, इतना थ्योरम में दिया था। तो हमें ये प्रूव करना है एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो हमने क्या किया, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या, ए को सेंटर करते हुए एक ऐसा सर्किल खींचा है जिसकी रेडियस सी की रेडियस से छोटी हो, या कह सकते हो कि जो सर्किल C1 आए वो लाइज एंटायरली इन सी, कि C1 पूरी तरह से C के अंदर रहे। वो कब रहेगा, जब C1 की रेडियस C से छोटी होगी। तो दोबारा देख लीजिए, ड्रॉ ए सर्किल C1, ये लिखा ना, ड्रॉ ए सर्किल C1, इसका सेंटर A है, एज्यूमिंग A एंड रो एज सेंटर एंड रेडियस रेस्पेक्टिवली, और रेडियस हमने क्या ली है, रो, और इस तरह से रेडियस ली है कि आपकी जो रेडियस है वो C की रेडियस से छोटी रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए फंक्शन जो है वो इस सी के अंदर एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या है, ए पॉइंट है, ए बी एनी पॉइंट इनसाइड सी, और एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए किस पर एनालिटिक नहीं है, ए पर एनालिटिक नहीं है। और थ्योरम ये कह रही है कि ए बी एनी पॉइंट इनसाइड सी, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सी के अंदर एनालिटिक नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ए को सेंटर करते हुए और एक आर्बिटरी रेडियस लेके, और रेडियस कैसी लेनी चाहिए, जो उसकी से छोटी हो, या इस तरह से कि C1 लाइज एंटायरली इन C, कि C1 C के अंदर पूरी तरह से लाई करे, इस तरह से रेडियस लेनी है, और एक सर्किल खींच देना है C1, ठीक है। अब इस C1 को हमने क्या किया, निकाल दिया। फॉर एग्जांपल आप एक इमेजिन कीजिए, इस C1 को काट के हमने निकाल दिया, इसका मतलब इसके साथ ही आपका जो ए पॉइंट है वो भी निकल के बाहर आ गया। अब जो रीजन आपका बचा, रिंग शेप्ड रीजन, द रीजन बिटवीन C एंड C1, इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एनालिटिक है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, नाउ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन C एंड C1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पर एनालिटिक नहीं था, ठीक है, और ए C1 के अंदर पॉइंट था, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सी के अंदर एनालिटिक नहीं होगा। लिखा है लेट एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन सी अदर देन एट जेड इज इक्वल टू ए, यानी जेड इज इक्वल टू ए को छोड़कर हर पॉइंट पर एनालिटिक है एफ जेड अपॉन जेड माइनस सी के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया,
ए को सेंटर करते हुए, रो को रेडियस लेते हुए हमने एक ऐसा सर्कल C1 खींचा और C1 को काट के हमने बाहर कर दिया। तो C1 को बाहर करने से आपका जो ए पॉइंट था वो भी बाहर आ गया। अब जो आपका जो रीजन बचा उसमें f(z/z) माइनस से क्लियर कट एनालिटिक है, और रीजन कौन सा बचा है? बिटवीन C एंड C1। ठीक है, अब देखिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन अभी जो मैंने कराया था वो क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z) वहाँ फंक्शन f(z) था, यहाँ फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं? f(z/z माइनस a की। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c1। अगर इसके अंदर एक सर्किल और होता तो प्लस c2 हो जाता along c2, एक और होता तो c3 हो जाता। ये आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन बताती है। लेकिन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जब प्रूफ किया तो यहाँ क्या है? एक ही रीजन है आपका C1, तो सिंगल रीजन आपका आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c1। ये बाय द कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा C1 की इक्वेशन क्या है। C1 की इक्वेशन कैसे निकलेगी बताया था लास्ट लेक्चर में। सर्किल की इक्वेशन कैसे निकलती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में? अगर जिसका सेंटर ए है और रेडियस रो है, मॉडुलस z माइनस a इज इक्वल टू रो। सेंटर ए, रेडियस रो, तो इस सर्किल C1 की इक्वेशन हो जाएगी मॉडुलस z माइनस a इज इक्वल टू रो। तो मॉडुलस z माइनस a इज इक्वल टू रो है, तो z माइनस a इज इक्वल टू रो EI थीटा। जरा यहाँ से रिवर्स जाइएगा, इसका जब मॉडुलस निकालेंगे कि मॉडुलस z माइनस a दैट विल इक्वल टू रो। देखिएगा कैसे, रो EI थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो रो कॉस थीटा प्लस आई रो साइन थीटा। ठीक है, तो जब मॉडुलस ऑफ z माइनस a निकालेंगे अंडर रूट रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके रो हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो इसकी मॉडुलस ऑफ z माइनस a क्या आ गया? रो आ गया। तो z माइनस a को हम कैसे लिख सकते हैं? रो EI थीटा। z को कैसे लिख सकते हैं? a को इस साइड में पहुंचा दिया, a प्लस रो EI थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, z का dz, a का 0, रो EI थीटा का रो EI थीटा और I थीटा का ID थीटा। ठीक है, यहाँ से dz की वैल्यू आ गई रो EI थीटा ID थीटा। ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, लेट अस अप्लाई दिस आर्गूमेंट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यू जो निकली हैं उन्हें हम इक्वेशन नंबर 1 में इम्पोज कर देंगे या लगा देंगे। तो ज़रा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ f(z/z माइनस a along c1। तो देखिएगा LHS को तो सेम रखा हमने, और यहाँ हमने z की वैल्यू लगा दी। z की वैल्यू क्या है? a प्लस रो EI थीटा। नीचे z माइनस a की वैल्यू लगा दी जो कि रो EI थीटा है। dz की वैल्यू लगा दी जो कि अभी निकाली है रो EI थीटा ID थीटा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन पूरा थीटा में बन गया, तो सर्किल C1 के लिए थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई। और ये सर्किल हमारा थीटा क्या होता है? 0 से 360, 0 से 2 पाई। ठीक है, LHS को सेम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, रो EI थीटा रो EI थीटा। ठीक है, आई बाहर आ गया, 0 से 2 पाई एफ ए प्लस रो EI थीटा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिएगा, टेकिंग रो टेंस टू 0 इन इक्वेशन 2 देन C1 सिंक्स टू ए। हमने क्या किया? रो को 0 ले लिया, रो टेंस टू 0, यानी जो हमने सर्किल खींचा था C1 उसकी जो रेडियस मानी थी उसे 0 की तरफ टेंज करा दिया, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो सर्किल आपका श्रिंक होके ए पर आ जाएगा। ज़रा देखिएगा यहाँ फिगर में, जैसे इस फिगर में मैं रो टेंस टू 0 लूँगा ना, ये रो क्या है? रेडियस। ये रेडियस से 0 हो जाएगी, तो ये सर्किल आपका श्रिंक होके किस पे आ जाएगा? पॉइंट ए पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल सिचुएशन थी आपकी स्टेटमेंट की, वो पुरानी सिचुएशन लौट आएगी। सर्किल तो हमने खुद ड्रॉ किया है ना C1, स्टेटमेंट में तो कहा नहीं है कि सर्किल आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ करके हमने कंसेप्ट लगा लिए जो भी कंसेप्ट हमें लगाने थे। ठीक है, और उसके बाद सर्किल को हमने हटा दिया। तो सर्किल हटा कैसे हटेगा? जब रो टेंस टू हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। सर्किल कैसे हटेगा? वैन रो टेंस टू विल 0, रो टेंस टू 0। तो रो टेंस टू 0 यहाँ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये 0 हो जाएगा, रो की जगह 0 लग जाएगा। तो आई 0 से 2 पाई एफ ए डी थीटा, ये हो जाएगा आपका आई एफ ए, बाहर आ जाएगा 0 से 2 पाई डी थीटा। 0 से 2 पाई डी थीटा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 पाई
थीटा इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट है 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई आ जाएगा, ये 2 पाई आई एफ ए हो जाएगा। यहाँ से जब एफ ए की वैल्यू निकालूंगा तो दिस विल इक्वल टू 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी, ये आ गई। एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला, या कह सकते हो एन एच डेरिवेटिव ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसकी जनरल फॉर्म अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगी एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, जहाँ पे एफ एन ए हमारा क्या है, एन एच डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए, यानी एफ जेड का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन कीजिए और फिर उसमें जेड की जगह ए लगा दीजिए, ये फार्मूला बनेगा आपका। इस फार्मूले से हम एन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यानी हम कितने भी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो आ जाएगा एफ 0 है। एफ 0 ए का मतलब क्या है, देयर इज नो डेरिवेटिव, यानी एफ ए फैक्टोरियल 0 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए 0 प्लस 1 डी जेड, तो ये आ जाएगा एफ ए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, तो यहाँ से लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए अलोंग सी इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वही कॉची इंटीग्रल फार्मूला बन गया जो भी मैंने प्रूफ किया था फॉर एन इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब हम एन इज इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, तो एन की जगह जब 1 लगा देंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 1/2 पाई आई एफ डैश ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए 1 प्लस 1 डी जेड, तो जेड माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर अलोंग सी, ये तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आई एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर जेड माइनस ए की पावर 2 है तो 2 पाई आई तो आएगा ही, उससे एक कम डेरिवेटिव अपॉन उतने ही फैक्टोरियल, देखो 2 है तो एफ डैश ए एक कम डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 1, इस तरह से ये फॉर्मूला डिजाइन होगा। इस तरह एन इज इक्वल टू 2 लगा देंगे तो एफ डबल डैश ए फैक्टोरियल 2/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए 2 प्लस 1 अलोंग सी विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये क्यूब हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए क्यूब फैक्टोरियल 2/2 पाई आई लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए क्यूब अलोंग सी विद रेस्पेक्ट टू जेड। जब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 पाई आई एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2, तो देखिएगा जेड माइनस ए की कितनी पावर है, 3 पावर है, तो कितना आ जाएगा, एक कम डेरिवेटिव 2 पाई आई तो आएगा ही, एक कम डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश ए और फैक्टोरियल 2, उतने ही आपके फैक्टोरियल आ जाएंगे। सिमिलरली आप जनरली लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो 2 पाई आई यहाँ एन प्लस 1 पावर है तो एक कम यानी एफ एन ए, उतने डेरिवेटिव और उतनी ही आपकी पावर हो जाएगी। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया, ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर बेस्ड, कॉची इंटीग्रल फार्मूले पर, सॉरी कॉची इंटीग्रल फार्मूले पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रा देखिएगा क्या है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम 1 है, मुझे यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई टू जेड अपॉन जेड प्लस 1 पावर 5 अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास कंटूर है उस कंटूर को हमें फॉर्म करना है। कंटूर हमारा क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है, सेंटर 0 0 रेडियस 2 का सर्किल, तो सेंटर 0 0 रेडियस 2 का सर्किल ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं पोल्स क्या है, पोल्स और सिंगुलर पॉइंट्स आर, तो जेड प्लस 1 पावर 5 इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू -1 पोल हो गया, और कितने ऑर्डर का हो गया, ऑर्डर 5 का हो गया ये, क्योंकि पावर 5 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पॉइंट क्या हो गया, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -1, 0, क्योंकि -1 तो ड्रॉ कर नहीं पाओगे कंटूर में, कंटूर में क्या ड्रॉ करेंगे, -1, 0, तो -1, 0 देखिए कहाँ पे है, कंटूर के अंदर है ना, विच लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू -1 प्लस I0 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ कॉची इंटीग्रल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, तो ए हो गया आपका -1।
ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप, द गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ e⁻² अपॉन z प्लस 1 पावर 5 dz इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ e⁻²z, z प्लस 1 को मैं लिख दिया z माइनस 1 पावर 5 dz। तो देखिएगा यहाँ पे a तो है -1 और पावर कितनी है 5, तो फॉर्मूला क्या बताया था, जितनी पावर हो उससे एक कम, 2πi तो आई आएगा, f4 5 है तो f4 -1 a जो भी है और फैक्टोरियल 4, तो 2πi अपॉन फैक्टोरियल 4, f4 -1 की वैल्यू है 16e-2, 16e-2। तो इसे आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4πi3 4πi अपॉन 3 e⁻² इज इक्वल टू 4πi अपॉन 3e², ये आ गया आपका। अच्छा, ये f4 -1 की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाली है यहाँ पे। एफ जेड हमारा क्या है, ये एफ जेड है ऊपर वाला, एफ जेड अपॉन जेड माइनस a पावर 5 है, तो एफ जेड है e⁻²z। तो f4z कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे 16 e⁻²z। अच्छा, f4 -1 की वैल्यू चाहिए तो z की जगह -1 लगा दूंगा, तो 16 e⁻² इंटू -1, तो 16 e⁻² हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल आई, ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम 2 है। प्रॉब्लम 2 क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ 1/z² z² -4 ez अलॉन्ग सी, ये आपको निकालना है और आपका मॉडुलस z इज इक्वल टू 1 आपका कंटूर है। तो पहले पोल और सिंगुलर पॉइंट देख लीजिए, पोल कह दीजिए या सिंगुलर पॉइंट कह दीजिए। पोल या सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है। तो z² -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, e⁻z से नहीं निकलेगा, ये ऊपर पहुंचा देंगे, केवल पॉइंट किससे निकलेंगे, पोल z² -4 से। तो ये लिख सकते हैं z² z प्लस 1 z -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो पोल्स आ गए z इज इक्वल टू 0, ये कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, और ये -2 और +2। तो हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बने, 0 0 -2, 0 और 2, 0। ठीक है, अब कंटूर देख लीजिएगा कि कौन सा हमारा जो पोल है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। देखिए कंटूर क्या था, मॉड z इज इक्वल टू 1, सेंटर 0 0, रेडियस 1 का एक सर्किल था। हमने सारे पोल देखे, 0 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है और -2, 0 x डैश डायरेक्शन में है ये, और 2, 0 0 0। आप देख सकते हो केवल 0 0 इसके अंदर है, बाकी ये 2 पॉइंट आपके बाहर है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट आपका कंटूर के अंदर रहता है तो हमारा a हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन यहाँ ले सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है जो हमें सॉल्व करना है, 1/z² 4 e⁻z। तो देखिएगा जो कंटूर के अंदर है उसे डिनोमिनेटर में छोड़ेंगे, z -0, z² है ना, इसे लिख सकते हैं z -0², तो a हो गया आपका 0। ठीक है, और जो बचा हुआ है z² -4 ez, इसे ऊपर पहुंचा देंगे ये, तो 1/z² e⁻z हो जाएगा, z² -4 e⁻z। इसे लिख सकते हैं e⁻z अपॉन z² -4 अपॉन z -0 का होल स्क्वायर dz, लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग सी। देखिएगा पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो एक कम आएगा, 2πi f'0, ये a है, ये a है 0 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या, पैटर्न बना दिया मैंने, 2πi मल्टीप्लाई कीजिए जितनी पावर है उससे एक कम डेरिवेटिव और उतने ही आपके फैक्टोरियल। ठीक है, तो f' 0 की वैल्यू चाहिए, तो f' हमारा कितना है, e⁻z अपॉन z² -4। तो इसका पहले डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये f' आ गया, z की जगह अब इसमें 0 लगा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, कहाँ है, ये 1/4 वैल्यू आ जाएगी, इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें, 2πi f'0 फैक्टोरियल 1, तो 2πi और f'0 की वैल्यू 1/4 है, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, πi2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम 3 है, लाइन इंटीग्रल ऑफ cos πz² प्लस sin πz² z प्लस अपॉन z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 अलॉन्ग सी, और आपका जो कंटूर है मॉडुलस z इज इक्वल टू 3 है। तो पहले पोल निकाल लीजिए, पोल सिंगुलर पॉइंट,
डिनोमिनेटर को इक्वल 0 करके z+1 z+2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1, -2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएंगे -1, -1, 0 और -2, 0। तो अब देखिएगा कंटूर हमारा कौन सा है, mod z इज इक्वल टू 3। तो mod z इज इक्वल टू 3 का मैंने एक सर्किल बनाया है जिसका सेंटर 0, 0, रेडियस 3 है, और जो आपका पॉइंट है -2, 0 और -1, 0, ये दोनों ही इसके कंटूर के अंदर है, -1, 0, -2, 0। तो जब 2 पॉइंट कंटूर के अंदर है तो इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में टूटेगा, अगर एक पॉइंट कंटूर के अंदर है तो इंटीग्रेशन एक ही रहेगा, सिंगल। ठीक है, तो यहाँ आपके 2 पॉइंट कंटूर के अंदर हैं। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो 2 पार्ट में ब्रेक कैसे किया है ज़रा देखिएगा यहाँ पे, cos πz² प्लस sin πz² अपॉन z+1 z+2। एक बार तो z+2 को न्यूमरेटर में शामिल कर लिया, z+1 नीचे छोड़ दिया। दूसरे इंटीग्रेशन में z+2 छोड़ा, z+1 को ऊपर पहुंचा दिया, डिनोमिनेटर में हमने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो करना क्या है, एक बार z+1 को आपको इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, और z+2 को न्यूमरेटर में इंक्लूड करना है। और दूसरी बार में क्या करना है, z+2 को डिनोमिनेटर में लिखना है और z+1 को न्यूमरेटर में इंक्लूड करना है। तो इस तरह से 2 इंटीग्रेशन आपके बन जाएंगे। तो इस z+1 को हम लिख सकते हैं z -1, इसे लिख सकते हैं z+2 को z -2। तो देखिएगा यहाँ पे a हो गया -1 और यहाँ पर a हो गया -2। वैसे ऐसे देख सकते हो कि अगर प्लस साइन है तो a माइनस में रहता है, जैसे z+2 है तो a -2 हो जाएगा, z+1 है तो a -1 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो आपका a पॉजिटिव होता, जैसे z -1 है तो a 1 हो जाता, z -2 होता तो a 2 हो जाता, और प्लस साइन है तो आपका a माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो a हो गया यहाँ से -1 और b यहाँ पे a हो गया -2 है, और आपका पावर कितनी है, 1 पावर है। तो 1 पावर के लिए क्या करते हैं, 2πi फैक्टोरियल 0, एक कम, और f1 -1, कोई भी एक कम डेरिवेटिव, यानी कोई भी डेरिवेटिव नहीं, तो f1 -1, 2πi फैक्टोरियल 0, f2 ये क्या होता है -2। अब यहाँ 2 हो गए ना, ये f1z हो गया, ये आपका f2z हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख दिया 2πi फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 2πi f1 -1 प्लस 2πi f2 -2, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब f1 -1 और f2 -2 मैंने यहाँ निकाले हैं। देखिए f1z हमारा क्या है, ऊपर वाला ये cos πz² प्लस sin πz² अपॉन z+2, f2z क्या है, cos πz² प्लस sin πz² अपॉन z+1। अब क्या किया है, f1 -1 की वैल्यू निकाली है, z की जगह क्या लगा दिया है, -1 लगा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका cos π -1² sin π -1² -1 प्लस 2, f1 में z की जगह या इसमें लगाया है, इसमें -1 लगा दिया है, तो ये आ गया आपका। तो ये आ जाएगा cos π प्लस sin π अपॉन नीचे 1 हो जाएगा। cos π की वैल्यू -1 होती है, sin π की 0 होती है, याद रखना ऐसे, ये -1 आ जाएगा। ऐसे ही अब की बार f2z में मैंने लगा दिया है क्या, -2, तो ये cos f2 -2 आ जाएगा, cos π -2² प्लस sin π -2² अपॉन -2 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 4π प्लस sin 4π, और बाहर माइनस आ जाएगा डिनोमिनेटर का, तो माइनस cos 4π की वैल्यू 1 होती है, sin 4π की 0 होती है, बताया था। ठीक है, cos 1π 3π 5π -1 होते हैं, cos 2π cos 4π cos 6π जो भी इवन वाले होते हैं वो 1 होते हैं, और साइन आपके सारे 1π 2π 3π 4π सब 0 होते हैं, तो -1 आ गया। ये दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लगा दी, 2πi इंटू -1 2πi इंटू -1, दोनों -1 वैल्यू आ रही है ना, तो ये आ जाएगा -4πi। ये वैल्यू मैंने कौन सी इक्वेशन में लगा दी है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इसमें ये है ना, इसमें लगा दी है वैल्यू, ये भी -1 ये भी -1, तो आंसर आ गया -4πi। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने सॉल्व किए हैं। प्रॉब्लम 5.2 इसी तरीके से है, आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।